आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और एक छोटी कहानी है और हमारी कहानी का शीर्षक है सम्मान। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मोना का नाम पुकारा जा रहा है। डॉक्टर मीनाक्षी के साथ शुभ्र धवल वस्त्र धारण किए, चेहरे पर ओज तेज लिए आगे बढ़ते हुए मोना देदीप्यमान ज्योति की तरह वातावरण को आलोकित करते हुए आगे बढ़ रही है। बधाइयों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। वह सुखद आश्चर्य से मंच एवं सभागार को निहार रही है। दमकते माथे की लाल बिंदी और आग की लौ सी सिंदूरी मांग जैसे आज उसके आत्मबल को पुरस्कृत कर रही हो। हाथ में बड़ी शील्ड, प्रमाण पत्र, शॉल, श्रीफल लिए अतीत में खोकर उसका अस्तित्व आँखों के सामने जैसे प्रत्यक्ष घटित होने लगता है। वह सोचती है, एकदम अतीत में पहुंच जाती है। सुनसान काली अंधेरी रात में दिशाहीन पथ पर वह बढ़ी जा रही थी। उसकी किस्मत में क्या है सोच नहीं पा रही थी। उसी समय उसे दूर, काफ़ी दूर कुछ हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया। उसे लगा दो हल्की हल्की बत्तियां जलती हुई उसकी तरफ लपकती चली आ रही हैं। उसकी चाल और तेज हो जाती है। उसे लगा जैसे मुझे निदान मिल गया। तत्काल उसने अपने आप को वाहन के नीचे धकेलना चाहा, अपनी जीवन लीला समाप्त कर देनी चाहिए। अचानक गाड़ी रुकी। ड्राइवर काफ़ी समझदार व कुशल चालक था। हल्का सा झटका लगा, वह गिर गई। तभी पिछली सीट से एक तेज तर्रार महिला उतरी। उसने लड़की की ओर देखा और ड्राइवर के सहयोग से उसे गाड़ी में लिटाया, क्योंकि वह लड़की गाड़ी के झटके से बेहोश हो गई थी। वह महिला, जिसका नाम राधिका बाई था, ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत देती है। रास्ते में मोना को जैसे ही कुछ होश आया, अपने आप को गाड़ी में पाकर उसकी चीख निकल गई। परंतु राधिका जी को पास में पाकर सुरक्षित महसूस कर, सहम कर, बिना कुछ पूछे परेशान नज़रों से इधर उधर देखती रही। मोना की खामोशी तोड़ते हुए राधिका बाई ने पूछा, क्यों मरना चाहती थी? मोना को लगा जैसे निस्तब्ध शांत सरोवर में किसी ने पत्थर डालकर तरंगायित कर दिया हो। अपने जीवन से क्षुब्ध मोना चुपचाप ही बनी रही। अतीत की स्मृतियों को याद कर उसका रोम रोम कंपायमान हो उठा। अशोक का शराब पीकर आना, आतंक मचाना, बात बात पर मारना पीटना सब चित्रपट की तरह दिखने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बह निकली। माँ बेटे की योजना जलाकर मार डालने की याद कर विक्षुब्ध हो उठती है। ऐसे नारकीय जीवन से तो मौत अच्छी, सोचते हुए आंख मूंद कर बैठी रही। अथाह दुख समुद्र में डूबती उतराती सी मोना राधिका को ममता की मूर्तिमान सिसकियाँ लेती है, चुप हो जाती है, कहती कुछ नहीं। वह जैसे अपने को धन्य मान रही हो। तभी गाड़ी रुकती है। राधिका ने मोना को साथ लेकर एक भव्य इमारत में प्रवेश किया, जो बाहर से तो आकर्षक थी ही, अंदर की विशेष चकाचौंध से वह चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकी। बड़ी साज सज्जा से युक्त कमरे, चारों तरफ साफ सफाई, सुंदरता, सजावट देखकर मोना मन ही मन खुश होने लगी। राधिका ने बड़ी शालीनता से हीरा को बुलाया, एकांत में कुछ बातें की, फिर मोना को अलग कमरे में ले जाने के लिए कहा। कुछ ही क्षण में 17-18 साल की कुछ लड़कियां सजी धजी आईं, मोना को लेकर चली गईं। उनमें से एक सीमा नाम की लड़की ने मोना को राधिका देवी के काले कारनामे संक्षेप में कह सुनाए। परेशान सी मोना सोचने लगी, अब क्या होगा। एक मुसीबत से उबरी न थी कि दूसरी मुसीबत सामने आ गई। इसी पशोपेश में उसे रात भर नींद नहीं आई। उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब उसने अपने सामने राधिका देवी को पाया। राधिका देवी ने उसके मन की दशा को भांपकर बड़े प्यार से मोना से कहा कि धिक्कार है तुम जैसी कमसिन लड़कियों को जो खुदकुशी करना चाहती हैं। क्या नहीं है तुम्हारे पास? खूबसूरत हो, जवान हो, फिर मरने की बातें क्यों? मोना मन ही मन राधिका देवी का मंतव्य समझ गई और इस नारकीय जीवन से निजात पाने के लिए उसके हाथ पैर जोड़ने लगी। मोना का रो रो कर फिर से बुरा हाल, उसे उसी हाल में छोड़ देने के लिए हा कर मिन्नतें करने लगी। लेकिन राधिका को तो मानो हीरा ही मिल गया था। उसे डराया, धमकाया, पुलिस स्टेशन ले जाकर आत्महत्या के प्रयास में बंद कराने की धमकियां दी।
नम्रता के स्थान पर रौद्र रूप देख मोना की आत्मा छलनी हुई जा रही थी। बेचैन, किम कर्तव्य विमूढ़, हतप्रभ सी चिंतातुर मोना को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। इसी बीच 4-5 लड़कियां आती हैं। राधिका देवी उन्हें अपने साथ बाहर ले जाती है। मोना का चेहरा आंसुओं से तरबतर, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। सर्वत्र अंधकार ही अंधकार। न जाने कितनी ईश्वर से प्रार्थना विनय करने लगी। इस दुखमय जीवन में ईश्वर ही एकमात्र सहारा लगने लगा। तभी राधिका देवी से नजरें बचाकर बालकनी से होते हुए लुकते छिपते सीमा मोना के कमरे में प्रवेश कर उसके कंधे को हल्का सा स्पर्श देती है। विचारों के अंधजाल में फंसी मोना को जैसे किसी ने सहारा दे दिया हो। वह उस अपनत्व के सुख का स्पर्श पाकर अपनी व्यथा कथा सुनाती है। फिर अपने पति अशोक और परिवार वालों के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए आत्महत्या की कथा सुनाती है। हाय, ये क्या हुआ, मैं कहाँ फंस गई। बहन, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, हमें जैसे भी हो यहाँ से निकालने का उपाय सुझाओ। सीमा की उम्र भी मोना की समवयस्क 30-32 के आसपास होगी। सांवले रंग की छरहरी सीमा की अपनी कहानी है। सौतेली माँ के दुर्व्यवहार, एक शराबी पिता के काले कारनामों ने उसे इस नरक में रहने को मजबूर किया। हृदय से पवित्र तथा निष्कलुष स्वाभिमानी सीमा अपने अस्तित्व की तलाश करते करते स्नेह शून्य दीपक की भांति ठंडी पड़ गई थी। वह कई लड़कियों को राधिका बाई के चंगुल से छुड़ा चुकी थी। आने वाली हर नारी की वह संबल थी। उसे डॉक्टर मीनाक्षी की याद आती है, जिन्होंने कुछ समय पहले नर्सिंग होम के लिए किसी लड़की को भेजने के लिए कहा था। वह मीनाक्षी को फ़ोन करती है कि एक बहन की मदद के लिए वह पिछवाड़े से आ जाए या किसी को भेज दे। राधिका देवी अभी किसी काम से बाहर गई है। यदि वह आ जाएगी तो मोना को कोई नहीं बचा सकता। श्वेत शुभ्र परिधान में डॉक्टर मीनाक्षी आती है। मोना के सुंदर चेहरे को देख उसकी प्रशंसा करती है। अपने नर्सिंग होम में मरीजों की सेवा के लिए एक परिचारिका के रूप में मोना को ले जाकर अपने पास रख लेती है। दिन गुजरते रहे। निस्वार्थ भाव से मरीजों असहायों की सेवा करते हुए मोना अपने जीवन की धन्यता अनुभव कर सेवा परायण ममतामयी माँ बन जाती है। मीनाक्षी का दिल जीत लेती है। मीनाक्षी उसे अपने साथ घर में ही रखती है। मीनाक्षी मोना के कार्य व्यवहार से मन ही मन गदगद हो उठती है। कुशल परिचारिका का पुरस्कार प्राप्त करके मोना की तंद्रा भंग होती है। वह अपने आप को डॉक्टर मीनाक्षी के गले में बाहें डाले, उन्हीं की बाहों में लिपटी प्यार अपनत्व का असीम अनुभव सुख अनुभव करती स्वयं को पाती है। ये छोटी सी कहानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुद्धि।